नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो नाटक इकाई है। नाटक इकाई में हम देख रहे हैं और आज से एक नया नाटक प्रारंभ कर रहे हैं। उसका नाम है जो मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। यह आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है यह कालिदास के जीवन पर आधारित है। कालिदास का चित्रण हुआ है इसमें। वह किस प्रकार हुआ है, हम नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करेंगे। यह जो नाटक है यह 1958 में प्रकाशित हुआ था। तो सबसे प्रथम हम दो शब्द यानी भूमिका पढ़ते हैं, क्या है इससे भूमिका से प्रारंभ करते हैं। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुपस्थित नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने है। यानी हिंदी रंगमंच की कोई एक विशिष्ट शैली नहीं है, उपलब्धियां नहीं है या विकास नहीं है। जो भी नाटक रंगमंच का विकास हुआ है या उपलब्धि है, जो भी विकास है वह पाश्चात्य रंगमंच की है। परंतु न तो हमारा जीवन उन सब पर उपलब्धियों की मांग करता है और न ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने अपने यहाँ प्रतिष्ठित करें। यानी जो पाश्चात्य उपलब्धियां है उसको हम वैसे के वैसे अपनाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं द्वारा जहाँ तहाँ बनवा दी जाए, जिससे वहाँ हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। यानी हिंदी रंगमंच के विकास की बात करते हुए जो हिंदी रंगमंच के विकास से संदेह यह है, अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक यानी जो अत्याधुनिक है, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न आधुनिक सुविधाएं जहाँ रंगमंच पर नाटक प्रदर्शित करने के लिए है, उन रंगशाला जो है वह राजकीय या अराजकीय या अर्ध राजकीय यानी वो सरकार द्वारा स्थापित की हुई भी संस्थाएं हो सकती है या कुछ अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त होकर ऐसी ही संस्थाएं हो सकती है, जहां तहां बनवा दी जाए जिससे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक प्रतियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। यानी यह काफ़ी महत्वपूर्ण कथन लगता है मुझे। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषा प्रदेश का सांस्कृतिक पूर्तियाँ यानी हिंदी रंगमंच का जो सांस्कृतिक पूर्तियाँ है उन सब की आकांक्षाओं या प्रतिनिधित्व का करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनिक जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदनों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कभी भिन्न होगा। यानी यह जो कथन है यह मोहन राकेश का कथन है। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थन अभिनेत श्रोता तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावना की खोज में योग दे। यानी कौन से जो नई हिंदी रंगमंच का विकास है उसमें यह नाटक योगदान दे सके। अभी आषाढ़ का एक दिन नाटक की दृष्टि क्या कहते हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। यह भी हम एक सरसरी नज़र से पढ़ लेते हैं। देखते हैं पहले कितना लंबा है, पढ़ते हैं हम इसको, क्योंकि कैसे आजकल ऐसे ही भूमिकाओं से प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते, लेकिन समय भी कम है। आषाढ़ का एक दिन एक दृष्टि यानी यह इसकी समीक्षा हो सकती है। आषाढ़ का एक प्रथम दिन प्रतिवर्ष आता है, यानी आषाढ़ माह प्रतिवर्ष आता है। मेघमाला आकाश में उमड़ने लगती है और शुष्क पृथ्वी के रसमय बनने की आशा प्रत्येक व्यक्ति के मन के कोने में वह झांकने लगती है। यानी एक आषाढ़ का एक दिन आता है और आषाढ़ के या बारिश में भीगने का हर एक दिल को, हर एक मन को उत्साह जग जाता है। पृथ्वी और अंबर का संबंध जोड़ने के लिए मेघमाला से निस्पृह अंतर जल बिंदु प्रलय का पावन सूत्र बनकर प्रस्तुत हो जाते हैं और विद्युत ज्योति उस काल में प्रकाश पुंज बन जाती है।
मेघ का गंभीर घोष, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, विश्लेषण नहीं करूंगा। जहां पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, सिर्फ वहीं पर मैं विश्लेषण करूंगा। अ, जल बिंदु प्रलय का जल बिंदु प्रलय का पावन सूत्र बनकर प्रस्तुत हो जाता है और विद्युत ज्योति उस काल में प्रकाश पुंज बन जाती है। मेघ का गंभीर घोष उस प्रणय काल में वाद्य ध्वनि बनकर आता है और दादुर ध्वनि वेद मंत्र बनकर उस प्रलय की वैदिक पद्धति को संभव कर देती है। आज से न्यूनाधिक 1.5 सहस्त्र वर्ष पूर्व आषाढ़ के ऐसे ही सुहावने समय में किशोर कालिदास एक दिन उज्जैन के पर्वत शिखरों की मनोहारिणी छटा को निहार कर मुग्ध हो गए थे। कितने वर्ष पहले? 1.5 सहस्त्र, यानी 150 वर्ष पहले कालिदास जो थे उज्जैन की पर्वत शिखरों पर देखकर मनोहारित हो चुके थे। वह ग्रामीण बालक आपने काल की चिंता चिर संगिनी मल्लिका के साथ उस सुहावनी ऋतु की शोभा देखकर प्रकृति प्रेम के कारण तन्मय हो रहा था। यानी कालिदास की प्रेमिका का नाम क्या है? तो मल्लिका जो है कालिदास से प्रेम करती है। देखकर प्रकृति प्रेम के कारण तन्मय हो रहा था। समवर्ती प्रदेश में सहसा एक मृग शावक को किसी वधिक ने बाणों से विद्ध कर दिया था। यानी कहा जाए तो यह जो है पूरा जो नाटक का एक सार है। यह सार पढ़ेंगे और बाद में हम नाटक पढ़ने की पूरा एक फिर कोई एक जो शावक जो है उस शावक को बाण से आघात करता है और वह शावक अपने गोद में लेकर कालिदास मल्लिका के घर जाता है। हम केवल उसको क्या करेंगे, सिर्फ नाटक प्रारंभ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत समय जाएगा। मेरे ख्याल से यह समीक्षा है लिखी हुई, किसने लिखी है पता नहीं, लेकिन नाम तो नहीं दिया। अभी इसके पात्र देखते हैं। पहला जो पात्र है आषाढ़ का एक दिन नामक के जो पात्र है वह पात्र है इसमें दो ही मुख्यतः प्रमुख पात्रों में दो जो है स्त्री पात्र प्रमुख है। अंबिका है। अंबिका जो एक ग्रामीण एक वृद्ध महिला है अंबिका। दूसरी स्त्री पात्र है मल्लिका। मल्लिका जो है अंबिका की पुत्री है तथा कालिदास की प्रेमिका है। मल्लिका जो है अंबिका की पुत्री है, अंबिका मल्लिका की माँ है। अंबिका मल्लिका की माँ है और मल्लिका कालिदास की प्रेमिका है। कालिदास कवि है और दंतुल जो है राजपुरुष है और इसमें मातुल जो है मातुल कवि भी है और वह कालिदास और इसका जो है इसमें कालिदास और मातुल में काफ़ी एक विरोध करते हैं। मातुल कालिदास की बातों का वो किस प्रकार करते हैं यह हम नाटक पढ़ते समय देखेंगे। निक्षेप जो है एक ग्राम पुरुष है या गांव का पुरुष है। विलोम भी एक ग्राम पुरुष है। अगला जो है वह रंगिनी यानी नागरी यानी एक शहरी भाग की जो कालिदास जो बाद में एक राज्य में जाते हैं उसमें वहाँ की एक रंगिनी जो प्रियंकु मंजरी की दासी थी, रंगिनी संगिनी, यह नागरी एक शहर के या राजमहल में रहने वाले। फिर अनुस्वार एक अधिकारी है, यह अनुस्वार राजकीय अधिकारी है और अनुनासिक भी एक राजकीय अधिकारी है। प्रियंकु मंजरी कौन है? तो राजकन्या है और वह कवि कालिदास की पत्नी बन गई है। कौन? प्रियंकु मंजरी। यह नाटक हम देखते हैं। अंक एक, यहाँ से अंक एक प्रारंभ होता है। अंक एक का प्रारंभ कहाँ से होता है देखते हैं। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जना और वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। यानी जो एक आषाढ़ ऋतु में जो बारिश होती है, जो देसी माह होते हैं जैसे कि चैत्र वैशाख पौष माघ फाल्गुन उस प्रकार के, उसमें एक आषाढ़ है। आषाढ़ माह में मेघ गर्जना होती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है। तो वह एक स्टेज पर मंच पर दिखाया जा रहा है। पर्दा उठने लगता है और हल्की हल्की मेघ गर्जना की ध्वनि सुनाई देती है। फिर पर्दा उठने के अंतराल भी कुछ क्षण चलता रहता है, यानी वो गर्जनाओं की ध्वनि चलती रहती है। फिर धीरे धीरे मंद पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ दीवारें लकड़ी की है, यानी एक साधारण घर है और उसकी दीवारें जो है लकड़ी की है, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई, यानी वह ऊपर जो है लकड़ी की दीवारें बनी हुई है। इसमें एक
ऐसे ऐसे नज़दीक नज़दीक लकड़ियाँ रहती है, समझो यहाँ तक ऐसे एक नीचे से ज़मीन, यहाँ ज़मीन होगी, यह ज़मीन, और यहाँ से ये मिट्टी से लिपा हुआ रहता है, क्योंकि ऐसे घरों में मैं रह चुका हूँ। तो वह मिट्टी से पोती गई है। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक के चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी से ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक है, जिसमें मिट्टी के बुझे हुए दीपक रखे हैं। बाई ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे हुए तर्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाई और बड़ा सा झरोका है, जहाँ से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठों में एक और चूल्हा है, जिसके आसपास मिट्टी और कांच से बर्तन, यानी कांच जो है एक वो एल्यूमिनियम की तरह एक धातु होता है, उसको कांच कहते हैं। बर्तन सफ़ेद रंग के बर्तन रहते हैं। बर्तन सफ़ेद कर रखे गए हुए हैं। दूसरी ओर झरोके से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर काली और काई जमी है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर पर रख दिया गया है। झरोके से आटा हुआ एक लकड़ी का आसन है, यानी एक लकड़ी का आसन, जैसे कि बेंच भी कह सकते हैं हम। आसन जिस पर बाग छाल बिछी हुई है। चूल्हे के निकट दो एक चौकियाँ पड़ी है। उनमें से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक मिनट। यानी अंबिका जो कौन है, वह मल्लिका की माँ जो है, वहाँ पर बैठकर धान जो है फटक रही है। यानी वह सूप में धान लेकर वह धान में से जो भी पत्थर होते, कंकड़ होते, वह निकाल रही है। एक बार झरोके की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती सी अंदर आती है। यानी सामने से मल्लिका जो है भीग कर आ रही है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है, यानी अंबिका जो है व्यस्त है, उसकी तरफ देखती नहीं। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के निकट आ जाती है। यानी मल्लिका जो है कुछ क्षण के लिए ठिठकती है, रुकती है, और फिर वह अपनी माँ अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका अंबिका से कहती है, यानी मल्लिका अपनी माँ से कह रही है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारदार वर्षा, धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएँ भीग गई, और मैं भी तो देखो न माँ कैसे भीग गई हूँ। यानी अंबिका जो है वहाँ कालिदास के साथ भीग कर आई हुई है, और घर आने के बाद देखो न माँ कैसी वर्षा है, आषाढ़ की वर्षा, आषाढ़ के पहले दिन की वर्षा है यह, और देखो न माँ कैसी वर्षा है, और मैं भी भीग कर आ गई हूँ। मैं देखो न माँ मैं कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डाल देती है। यानी अंबिका मल्लिका को एक सिर से लेकर पाँव तक देख लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधों पर सिर रख देती है। यानी एक माँ के पास बेटी मल्लिका जो है अंबिका के कंधे पर सिर रख देती है स्नेह से। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। यानी वह कहती है कि गई थी कि दक्षिण से उड़कर, यानी वह मल्लिका कहती है कि मैं यह देखने गई थी कि दक्षिण से जो पक्षी, बकुल नामक जो पक्षी उड़कर आते हैं, पंक्तियों में आते हैं, वह पक्षी देखने के लिए गई थी, लेकिन मैं वह पक्षी न देखकर मैं तो भीग कर और लौट आई हूँ। उसके केशों को चूमकर खड़ी होती हुई शीत से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ हैं माँ, इस तरह खड़ी रहूँ तो जुड़ा जाऊंगी, तुम बोलती क्यों नहीं। यानी वह मल्लिका अपनी माँ से, अंबिका से बोल रही है कि माँ मैं भीग कर आई हूँ, सूखे कपड़े कहाँ पर है, तुम बोलती क्यों नहीं हो माँ, तुम चुप क्यों हो। अंबिका आक्रोशपूर्ण दृष्टि से उसकी, यानी अंबिका जो है आक्रोश भरी दृष्टि से मल्लिका को देखती है। मल्लिका कहती है सूखे वस्त्र अंदर, यानी अंबिका कहती है मल्लिका से, सूखे वस्त्र अंदर
तल्प पर रखे हैं, यानी सूखे वस्त्र अंदर हैं। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। अंदर को चल देती, यानी अब वह मल्लिका अंदर जाती है और कहती कि माँ, तुमने मेरे जो वस्त्र है, सूखे वस्त्र, पहनने योग्य जो वस्त्र है, तुमने पहले से ही निकाल कर रखे हैं माँ। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ, यानी वह मल्लिका कहती है अपनी माँ अंबिका से कि तुम्हें पता था मैं भीग कर आऊँगी, इसलिए तुमने पहले से ही वह सूखे या पहनने योग्य जो वस्त्र है वह निकाल कर रखे हैं, परंतु निकाल कर रखे हो। तुम इतनी चिंतित होगी, मुझे पता था माँ तुम चिंतित होगी। फिर द्वार के पास से मुड़कर अंबिका की ओर, यानी द्वार के पास से मुड़कर मल्लिका अंबिका की ओर, अपनी माँ की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। यानी वह कहती है अंबिका, मुझे भीगने का कोई दुख नहीं है, तनिक खेद यानी कोई दुख नहीं है, कोई निराशा नहीं है। आज नहीं भीगती तो आज मैं इस सुख से, इस आनंद से वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा देती है। चारों ओर धुंधारे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। अरे सभी तरफ बादल जो है घेर कर आए थे और वो वर्षा होने की संभावना थी, मुझे पता था, लेकिन मैं फिर भी घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंकुश भी हवा ने उड़ा ले लिया, यानी जो दुपट्टा था एक बार हवा ने उड़ा लिया गया था। फिर बूंदें पड़ने लगी, यानी फिर छोटी छोटी वर्षा भी है। जो घाटी है उस घाटी की पगडंडी है और चारों तरफ बादल छाए हुए है, हवा चल रही है। यह दृश्य आप आँखों में यदि चलचित्र निर्माण करते तो बहुत मज़ा आएगा। फिर नीचे उतरते समय पगडंडी से नीचे उतरते समय एक बार वह जो दुपट्टा था वह भी दुपट्टा भी उड़ गया था। यानी यह भी कैसा है, कुछ भी पूछ रहा है एनटीए, तो अंकुश का अर्थ होता है दुपट्टा या पल्लू या ओढ़नी भी कह सकते हैं, लेकिन परीक्षा में अंकुश शब्द का यह ऐसी पंक्ति देगा, एक बार मेरा अंकुश भी हवा ने उड़ा, एक बार मेरा अंकुश भी हवा ने उड़ा दिया। यह जो पंक्ति देगा और बोलेगा कि इस पंक्ति में अंकुश इस शब्द का अर्थ क्या होगा, तो दुपट्टा या पल्लू या ओढ़नी दिया। फिर बूंदें भी पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूँ, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। यानी वो मल्लिका कहती कि मैं पहले वस्त्र बदलती हूँ, सूखे कपड़े पहनती हूँ गीले निकाल कर, और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ वहाँ का मनोरम सौंदर्य। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत, यानी वहाँ का वह अनुभव बता रही है। फिर अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर उसके फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती, यानी जो धान रखने के जो डिब्बा है उसमें वह धान डाल देती है। और फिर अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते हैं। अंदर से मल्लिका बोल रही है और अंबिका सुन रही है। बीच बीच में उसकी आकृति की झलक भी दिखाई दे रही है। नील कमल की तरह, कोमल और आर्द्र वायु की तरह, हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय मैं चाहती थी उसे अपने में भर लो और आंखें बंद कर लो। यानी वह कहती है कि वहाँ का कैसे नील कमल की तरह, कोमल और आर्द्र वायु की तरह था, वो हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय था। चाहती थी कि मैं उसको आंखें बंद करके अपनी आँखों में समा लूँ। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श, यानी शीत यानी सभी तरफ ठंडाई है, वो गीला है, और उसमें जो शरीर के अंदर की जो उष्णता गर्मी है बाहर आती है, उसका वो स्पर्श, फिर वह गुनगुनाने लगती है कोई गीत। कुवलय दलनीय गीले वस्त्र कहाँ डाल दूँ। यानी वो कहती है गुनगुनाती हुई कि माँ, यह गीले हुए वस्त्र, भीगे हुए वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ, यही रहने दूँ, यानी कहाँ डालूँ या यही रहने दूँ। फिर गुनगुनाने लगती है। मृदु पवन विद्युत मर्दन चलद्वी अपह, यानी यहाँ पर यह जो पंक्ति गुना फिर बाहर आती है। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं
किया, यानी मैंने आज जो सौंदर्य प्रकृति का देखा है वह मैंने कभी नहीं देखा। यह जो क्षण है मैं कभी नहीं भूल सकती। जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मांसल हो, यानी यह परीक्षा में पूछी गई पंक्ति है और काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मांसल हो, मैं उसे छू सकती, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना की कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती हुई मेघमालाओं में खो जाती है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश से बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों? यानी वह सौंदर्य बता रही है प्रकृति का और माँ उसकी चुप है और वो बोलती है कि माँ को, माँ तुम चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं हो? फिर अंबिका कहती है, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। यानी माँ गुस्से में कह रही है कि तुम देख नहीं रही हो कि मैं जो हो काम कर रही हूँ, यानी मैं जो हो धान ये कर रही हूँ। फिर मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। यानी मल्लिका कहती है अंबिका से, यानी अपनी माँ से, माँ काम तो तुम हर रोज़ करती हो, लेकिन हर रोज़ ऐसी काम करते समय ऐसी चुप नहीं रहती हो, स्तब्ध नहीं रहती हो। फिर अंबिका के निकट बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ लेती है, यानी मल्लिका जो है उसके हाथ से छाछ लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। यानी मल्लिका कहती है अंबिका से कि मैं तुम्हें बात नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, तुम मुझसे पहले बात करो। अंबिका कहती क्या बात करूँ? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूँ, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। यानी वह अंबिका कह रही है कि नहीं, मल्लिका कह रही है अपनी माँ से कि माँ तुम मुझे कुछ भी बात करो, भले ही तुम डांटो फटकारो कि तुम क्यों भीग कर आई हो, घर में मैं अकेली थी, मुझे सुना सुना लग रहा था, कुछ भी बातें करो लेकिन कुछ तो मुझसे तुम बातें करो माँ। फिर अंबिका कहती है मुझे सब अच्छा लगता है, यानी अंबिका कहती है कि मुझे सब अच्छा लगता है। फिर झाज उससे लेती है, यानी जो धान फटकने का जो था वह लेती है। और मैं घर में दुखेली कब होती हूँ, यानी अंबिका कहती घर में मैं दुखी कब होती हूँ, खुशी तो हूँ। तुम्हारे यहाँ रहने पर मैं अकेली नहीं होती हूँ, यानी तुम्हारे यहाँ रहने पर मैं अकेली नहीं होती हूँ। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, यानी मल्लिका कहती कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर जो धान फटकने का जो झाँच है वह लेती है और कुंभ के पास रख जाती है। मेरे घर में रहने पर भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भत्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो। यानी वह मल्लिका कह रही कि वह उस हाथ में से वो झाँच लेकर कुंभ के पास रख देती है और कहती कि माँ मेरे घर पर रहने से तुम अकेली होती हो और कभी मेरे होने से तुम्हें भत्सना होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है, और तुम तो कहती हो और मैं यहाँ तुम्हारे पास रहूँगी कि तुम्हारे कामों में बाधा उत्पन्न होती है, यह तुम भी कहती हो। फिर पीठ के पीछे से गले से बाहों में, यानी दोनों हाथों से उसके बाहों में गले में बाहें डालकर मुझे बताओ माँ तुम इतनी गंभीर क्यों हो गई हो, बताओ। फिर अंबिका कहती है दूध ओटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। यानी वह माँ कहती है, यानी अंबिका जो है मल्लिका की माँ है, याद रखिए। और वो अंबिका कहती है मल्लिका से दूध रखा है वहाँ पर, उसमें शर्करा यानी कोई शक्कर या कोई मीठा पदार्थ डालकर पी लो। मल्लिका, नहीं तुम पहले बताओ, यानी मल्लिका कहती है कि मैं दूध नहीं पीऊँगी, पहले तुम बताओ। फिर अंबिका कहती है और जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो मुझे अभी, यानी अंबिका कहती कि थोड़ी देर तुम विश्राम कर लो तल्प पर जाकर, और फिर मुझे अभी काम करने दो। मल्लिका, नहीं माँ मुझे विश्राम नहीं करना है, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। यानी मल्लिका कहती कि मुझे विश्राम आराम नहीं करना है, मैं थकी कहाँ पर हूँ, यह तो कालिदास को मिलकर आई है, मैं थकी कहाँ पर हूँ, मुझे विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम बताओ। मुझे तो अभी आपने बरसती बूंदों में पुलक का अनुभव, यानी मुझे अभी भी उस भीगती हुई वो बारिश की बूंदें जो गिर रही थी उसका अनुभव हो रहा है, रोम अभी भी तक सीख रही है, तुम बताती क्यों नहीं हो, ऐसे करोगी तो
मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी, यानी तुम यदि मुझसे बात नहीं करूँगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर अंबिका कुछ न कहकर आँचल से आँखें यानी अंबिका कुछ न कहकर आँचल से आँखें पोंछने लगती है। फिर और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसी ओर देखने लगती है। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही? यानी मल्लिका जो है अंबिका यानी उसकी माँ से कह रही कि माँ तुम रो क्यों रही हो? अंबिका कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। यानी अंबिका कहती कि कभी कुछ नहीं, ऐसे ही मैं कभी बैठे बैठे मन जो है उदास हो जाता है। मल्लिका बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। यानी मल्लिका कहती कि बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, लेकिन बैठे बैठे रोना यूं ही नहीं आ जाता है। तुम्हें मेरी सौगंध यानी तुम्हें मेरी कसम है माँ, तुम बताओ क्यों रो रही हो? फिर दूर कुछ कोलाहल कुछ हलचल या कुछ आवाज़ सुनाई देती है। घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है, यानी घोड़े पर कोई घोड़े दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली आती है, यानी वो दरवाजे के पास चली आती है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली आती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, यानी मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है। फिर वहाँ भी जाकर झरोखे से देखने लगती है, यानी अंबिका भी मल्लिका और अंबिका दोनों झरोखे से देखने लगती है। टापू का शब्द निकट आकर दूर, यानी टापू का जो घोड़े जो है नज़दीक आते हैं और दूर चली जाती है, यह आवाज़ों से पता चलता है। मल्लिका ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका संभव यह राज्य के कर्मचारी, यानी मल्लिका कहती कि माँ ये कौन लोग हैं घोड़े पर आए हुए, और अंबिका कहती कि संभवतः यह राज्य की यानी यह राज्य के कर्मचारी है। मल्लिका ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यानी मल्लिका कहती कि यह क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों आए हैं? अंबिका जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती है। यानी यह जो है पूछा गया था ये कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए निम्न में से कौन सी सही विकल्प क्या है? तो इसमें यह विकल्प था कि कभी वर्षों में यह आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती है। यह अंबिका का कथन है। फिर अंबिका कहती कि जाने क्या कह रहे हो, यानी अंबिका कहती कि कभी वर्षों बाद यह आकृतियाँ यहाँ पर दिखाई देती है, और जब भी दिखाई देती है अनिष्ट होता है। जब भी यह आकृतियाँ, जब भी यह राज्य के कर्मचारी यहाँ आते हैं, कुछ तो अनिष्ट होता है, कुछ तो कठिनाई आती है, कुछ तो समस्याएं उत्पन्न होती है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। फिर लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु, यानी पिछली बार भी यह राज्य के लोग आए थे और आने के बाद तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई थी, तब मैंने यह आकृतियाँ यहाँ देखी थी। फिर मल्लिका सिर से पैर तक सिर जाती है। मल्लिका परंतु आज ये लोग किस लिए आए हैं? यानी मल्लिका कहती है कि आज ये लोग किस लिए आए हैं? अंबिका न जाने, यानी अंबिका कहती है कि न जाने, मुझे भी पता नहीं है। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाहर से पकड़ कर रोक लेती है। यानी अंबिका जो है कहती है कि मुझे पता नहीं यह लोग क्यों आए हैं राज्य के कर्मचारी। फिर वह धान फटकने का जो झाँच है वह फिर उठाने लगती है, लेकिन मल्लिका जो है उसके बाहों में पकड़कर रोक लेती है। फिर मल्लिका माँ तुमने बात नहीं बताई, यानी वो कहती कि मल्लिका माँ तुमने बात नहीं बताई। अंबिका अग्निमित्र आज लौट आया है, यानी अंबिका कहती कि आज अग्निमित्र जो है लौट आया है। आज उठाकर अपने स्थान पर चली यानी जहाज उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वही खड़ी रहती है। मल्लिका लौट आया है कहाँ से? यानी मल्लिका कहती कि लौट आया है कहाँ से? अंबिका जहाँ मैंने उसे भेजा था, यानी लौट आया है अंबिका कहती है कि जहाँ मैंने उसे भेजा था वहाँ से ही लौट आया। मल्लिका तुमने भेजा था? ओठ फटफटाते हुए और वह बढ़कर अंबिका से निकट आती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं, यानी अग्निमित्र जो है यह कालिदास को अग्निमित्र कहते हैं, और कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, यानी वह मल्लिका कह रही है अंबिका से कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? यानी मैं विवाह नहीं करना चाहती तो विवाह के लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ, यानी तुम समझती हो और मैं उस पर प्रलाप करती हूँ। अंबिका मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बात की सार्थक होने जा रही है, यानी अंबिका कह रही कि मैं देख रही हूँ तुम्हारी जो बात है वह सार्थक हो रही है, सफल हो रही है, यानी तुम जो विवाह करना नहीं चाहती हो वही बात सफल हो रही हो। अग्निमित्र यही संदेश लाया है कि
वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं। यानी अग्निमित्र यही संदेश लेकर आया है कि वे सामने वाले जो लोग हैं या वह जो भी वर पक्ष है वह इस बात के लिए सम्मत नहीं है कि विवाह करने के लिए। वे कहते हैं, यानी मल्लिका क्या कहती है, यानी मल्लिका कहती है कि क्या कहते हैं वे लोग, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का। मल्लिका का जीवन उसकी, यानी वो कहती है कि उनको क्या कहने का अधिकार है। मल्लिका का जो जीवन है अपनी संपत्ति है, यानी मल्लिका का जो जीवन है वह अपनी खुद की मल्लिका की संपत्ति है। उसको वो चाहे जिसके साथ चाहे उसके साथ वह विवाह करे, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। यह इम्पोर्टेंट कथन है। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। यह इम्पोर्टेंट कथन है। अंबिका, मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है, यानी अंबिका कहती कि मैं कब कहती हूँ कि मुझे तुम्हारे जीवन पर मुझे अधिकार है। फिर मल्लिका सिर को झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मल्लिका, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही थी, यानी मल्लिका अपनी माँ से कहती कि मैं तुम्हारी अधिकार से बात नहीं कर रही थी। अंबिका, तुम न कहो, मैं तो कह रही हूँ, आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। यानी अंबिका मल्लिका से कहती है, यानी अंबिका अपनी बेटी मल्लिका से कहती है कि तुम न कहो, मैं कब कह रही क्यों, आज जो तुम्हारा जीवन है वह तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे जीवन पर। फिर मल्लिका पास की ओर चौंक कर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो, तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं, यानी मल्लिका कहती कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे समझने का तुम प्रयास क्यों नहीं कर रही हो। अंबिका, मैं जानती हूँ कि तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, यानी अंबिका कहती कि तुम पर आज मेरा अधिकार नहीं है, माँ हूँ लेकिन फिर भी तुम पर मेरा अधिकार नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ कि अपवाद होता है, तुम्हारे दुख को भी जानती हूँ, यानी अपवाद होता है और तुम्हारे दुख को भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता, यानी अपराध है फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है, यानी जो कालिदास के साथ जो संबंध है वह संबंध और सभी संबंधों से बड़ा है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावनाओं से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यानी यह पूछा गया सवाल है, परीक्षा में पूछा था यह प्रश्न, यह पंक्ति दी हुई थी। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अश्नोर है। यानी वह अंबिका कहती कि मुझे ऐसी भावना से घृणा होती है, तिरस्कार होता है, जो पवित्र है, कोमल है और नश्वर है। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती, यानी मल्लिका कहती है अपनी माँ से कि माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती। अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना है और आत्मप्रवचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है, मैं पूछती हूँ भावना में भावना का वर्णन क्या होता है। यानी अंबिका कहती कि तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल एक छलना है, केवल एक छल कपट है, आत्मप्रवचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है तो यह मैं पूछती हूँ भावना में भावना का वर्णन यह क्या होता है। उससे जीवन की आवश्यकताएं जिस तरह पूरी होती है भावना में भावना का वर्णन है, यानी जिस भावना में जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण होती है वही भावना का वर्णन होता है, यह अंबिका कहती है। मल्लिका, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर रुकते हैं और बाकी का जो अंश है वह बाकी के भागों में देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।